हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज मनीष। आज मैं लेकर आया हूँ छत्तीसगढ़ ओपन स्कूल हायर सेकेंडरी कक्षा 12वीं का अर्थशास्त्र का असाइनमेंट आंसर के साथ। और आंसर को मैं एक्सप्लेन करते हुए आप लोगों को अच्छी तरीके से समझाऊंगा ताकि आप लोग को समझ आएगा और अपने असाइनमेंट पर इन आंसर को आप लिख पाएंगे अच्छी तरीके से। अगर वीडियो अच्छा लगे स्टूडेंट को तो उसको लाइक कर दे, शेयर करे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का स्टूडेंट खुद से काम करे ताकि हमारा चैनल आप लोगों को ऐसा ही कंटेंट, ऐसा ही मटेरियल आपको लगातार प्रोवाइड करता रहे। तो चाहते हैं कि सर आप लोगों के लिए ऐसा कुछ करे, तो आप लोग भी सर के लिए कुछ कर सकते हैं। आप भी हमारे को थोड़ा सा सहयोग प्रदान कर सकते हैं, सपोर्ट दे सकते हैं अपने माध्यम से। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे पहुंचाने का कष्ट करें। स्टूडेंट अगर इसके पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसका भी सुविधा उपलब्ध है। मैंने टेलीग्राम चैनल पर इसका लिंक अपलोड कर दूंगा जहां पर जाकर इसके पीडीएफ को आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं इकोनॉमिक्स असाइनमेंट नंबर 1 फरवरी महीने का। इसको सारे क्वेश्चंस को मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन करता हूं। तो पहला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था के 2 सकारात्मक एवं नकारात्मक विशेषताओं को लिखिए। तो भारतीय अर्थव्यवस्था का सबसे पहले देखते हैं नकारात्मक विशेषताएं क्या है। जो अंग्रेजी शासन काल था, भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रयोग अंग्रेजों द्वारा अपने लाभ के लिए किया। परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था को अकाल और मध्यस्थों द्वारा शोषण का सहन करना पड़ा। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है स्वतंत्रता के पश्चात जो स्वतंत्रता की जो बात की स्थिति थी, लोगों को आशाओं के अनुरूप परिवर्तन तो नहीं हुआ। भारत की अब भी प्रतिवार्षिक आय की जो निम्न स्तर है, समय के अनुसार धीमी वृद्धि हुई। जनसंख्या के भारी दबाव आदि के लिए इसको जाना जाता है। तो ये इसके साइड इफेक्ट है, नेगेटिव इफेक्ट है। नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय अर्थव्यवस्था के सकारात्मक प्रभाव। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अंग्रेजों काल में सिर्फ नकारात्मक प्रभाव थे, कुछ सकारात्मक भी प्रभाव परिणाम निकल कर आए। अंग्रेजों के शासनकाल में कुछ सकारात्मक कार्य भी हुए, जैसे कि रेलवे आज जो आप देखते हो 1850 में अंग्रेजी सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई थी और 1850 से 1855 के बीच पहला पर्सन का कारखाना, पहली कपड़ा मिल और पहला कोयला खान की स्थापना हुई। बाद की वर्षों में रेलवे लाइन की लंबाई और ऊपर कहे गए कारखानों की संख्या बढ़ती रही। दूरसंचार, तार और डाकघरों की भी स्थापना हुई अंग्रेजों काल में, ब्रिटिश काल में। स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय अर्थव्यवस्था की आर्थिक नियोजन की प्रक्रिया द्वारा विकास की प्राप्ति का लगातार प्रयास करना मुख्य विशेषता रही है। पिछले 60 वर्षों से यह एक बहुत अधिक सकारात्मक घटना है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, भारत सरकार के द्वारा चलाए गए निर्धनता उन्मूलन के जो कार्यक्रम है उसका उल्लेख कीजिए। तो पहला है भारत के द्वारा चलाया गया निर्धनता उन्मूलन का कार्यक्रम है महात्मा गांधी नरेगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण जनसंख्या को एक वर्ष में कम से कम 100 दिनों का रोजगार गारंटी उपलब्ध कराना है। यह योजना 2006 में भारत के 200 जिलों में प्रारंभ की गई थी। 2008 में इसकी घोषणा पूरे देश के लिए किया गया। किसी भी परिवार का कोई भी ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाला वयस्क व्यक्ति एक वर्ष में 100 दिन का शारीरिक कार्य दैनिक मजदूरी के आधार पर कर सकता है। तो ये आप सारे पॉइंट को अच्छी तरीके से अपनी कॉपी पर लिख सकते हैं। अगला पॉइंट है बच्चों, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना SGSY। इस योजना का उद्देश्य गरीब लोगों के स्वरोजगार के माध्यम से आय सृजन करने की जो क्षमता है उसकी कैपेसिटी को बढ़ाना है। इस योजना का प्राथमिक केंद्र बिंदु अनुसूचित जाति, ट्राइबल कास्ट तथा स्त्रियां हैं। यह योजना निर्धन परिवारों को प्रशिक्षण देने के लिए सरकार ने हर जिलों में ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना की है। नेक्स्ट है
3 राज्य दिए गए हैं अ ब स, जहाँ पर कारों की संख्या दी 8,000, 10,000, 4,000। इसका एक बारगारा बनाना है, दंड आरेख खींचना है। तो दंड आरेख किस तरह से बनाना है, एक्स अक्ष पर एक खाना बराबर हो जाएगा एक राज्य अ ब स, 3 खंड बनाएंगे, और वाई अक्ष में एक खाना बराबर हो जाएगा 1,000 कार। और आंकड़ा में जिस तरह से दिया गया उसके आधार पर इसके बार ग्राफ को बनाना है। अगला प्रश्न है, किसी परीक्षा में 11वीं कक्षा के 7 परीक्षार्थियों के जो प्राप्तांक है 5, 11, 16, 17, 19, 24, 30, इसका अंकगणितीय माध्य ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले दिया गया आंकड़ा है, इसका सबसे पहले निकालेंगे पदों का योग। तो पदों का योग 5 धन 11 धन 16 धन 17 धन 19 धन 24 धन 30। तो इन सभी पदों का योग होगा 122। स्टूडेंट इसको अच्छे से गणना कर लेंगे, उसके बाद भी इस आंकड़े को आप चेक कर सकते हैं। पदों की संख्या n है, यहाँ पर 7 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दिए थे। समानांतर माध्य का सूत्र होता है समीशन ऑफ एक्स। समीशन ऑफ एक्स दर्शाता है पदों का योग बटे n, यानी कि पदों की संख्या। तो समीशन ऑफ x का मान है 122 बटे 7। 122 को 7 से भाग देने पर इसका जो मान होगा 15.25 होगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों, अर्थशास्त्र में सांख्यिकी की आवश्यकता को बताइए। तो आवश्यकता क्यों होती है सांख्यिकी की अर्थशास्त्र में? तो आर्थिक सिद्धांतों की रचना में, हमारे व्यवहारिक जीवन में जो कुछ हम देखते हैं, आर्थिक सिद्धांतों की रचना प्रथमतः उन्हीं के आधार पर होती है। जब वास्तविक आंकड़ों से इस बात की पुष्टि होती है उपभोक्ता वास्तव में कंचों की कीमत पर कम मांग करते हैं, तभी इसे एक आर्थिक सिद्धांत का रूप लेता है। तो मतलब पहले पॉइंट में आपको इसको दर्शाना है आर्थिक सिद्धांतों की रचना में। और जितना चीज़ मैंने इस नोट्स में डिस्क्राइब किया है उन सारी चीज़ को आप एक बार रीड कर ले और उनके बाद इनको असाइनमेंट में आप लिख सकते हैं। अगला है योजना निर्माण के योजनाओं का निर्माण करने में। तो आर्थिक योजनाएं बनाने में सांख्यिकी एक बहुत उपयोगी उपकरण होता है। सांख्यिकी जानकारी के आधार पर योजनाकार आर्थिक विकास की नीतियों की रचना करते हैं। उदाहरण के लिए भारत एक अधिक जनसंख्या वाला देश है, किंतु इस अधिकता के स्तर को सटीक जानकारी तो जनसंख्या और उनके पोषण के लिए उपलब्ध संसाधनों के लिए सांख्यिकी आंकड़ों से ही मिल पाती है। अर्थव्यवस्था का जो संरचना निरूपण है, इस पॉइंट को भी आप दर्शा सकते हैं। हम जनसंख्या, प्राकृतिक संसाधनों, रोजगार, विनियोग, राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय, निर्यात, स्वास्थ्य आदि के आंकड़ों के आधार पर अर्थव्यवस्था की संरचना का अध्ययन करते हैं। तो मैंने सारे पॉइंट को संक्षिप्त में अच्छे तरीके से समझाया। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको शेयर करें। मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं या इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप लोग मेरे दिए गए लिंक का फॉलो करो। थैंक यू।